हेलो बच्चों, आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। इवन मोशन या स्ट्रेट लाइन भी मैंने आपको बता दिया है ये वाला। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके कवर करवा दिए हैं। अब बात आती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी में जो बीच में आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, ये टॉपिक्स के बाद जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे जस्ट पहले हम लोग ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन के साथ में। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको आंसर और एग्जाम्पल दोनों समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर करी है तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने घर से एक किसी भी प्लेस पे जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, मतलब कहीं भी आप चलते हैं और वापस उसी पोजीशन पे अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस तो आपने देखिए कवर करी, वहाँ पे आप जितना गए जितना आए टोटल डिस्टेंस कुछ हो जाएगी ऐड करने पे, बट आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम रही, क्योंकि जहाँ से आप चले थे आप वापस घूम के वहीं पे आ गए हो, अपनी पोजीशन पे ही आ गए हो। तो वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो आप स्कूल से घर का एग्जाम्पल दे सकते हो या कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। ठीक है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक कोई फार्मर है, वो अपने स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री के चारों तरफ वो घूम रहा है। वो एक साइड जिसकी 10 मीटर है, उस बाउंड्री की जो स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री की एक साइड जो है वो 10 मीटर की है। तो यहाँ से स्क्वायर फील्ड स्क्वायर किसी भी स्क्वायर की अगर एक साइड 10 मीटर है, तो मैं चारों साइड की अगर आपसे लेंथ ऐड करके पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 10 + 10 + 10 + 10। 4 बार आप 10 ऐड करेंगे या 10 × 4 कर देंगे तो डायरेक्ट आपका 40 मीटर आ जाएगा। तो स्क्वायर जो है वो 40 मीटर की है उसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, जिसकी एक साइड 10 मीटर है। और वो क्या कर रहा है, चारों को कवर कर रहा है 40 सेकेंड के अंदर। अब देखिए आप क्वेश्चन को समझिए। फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री, एक फार्मर है बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा है, ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है जिसकी साइड 10 मीटर है, और वो 40 सेकेंड में पूरा मूव करे ले रहा है, पूरी बाउंड्री मूव कर रहा है, ना कि एक साइड, ये ध्यान रखिएगा। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds? अब वो 40 सेकेंड में 40 सेकेंड्स में एक पूरा बाउंड्री का एक राउंड लगाए ले रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो बेटा अगर हम सपोज करते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो मान लीजिए घूम के अपनी पोजीशन पे आ गया होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो ये नहीं पूछ रहा उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 2 मिनट 20 सेकंड में, वो पूछ रहा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर उसने पूछा है तो हमें इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। चलिए पहले तो देखते हैं कि उसने टोटल फाइनल उसकी पोजीशन होगा कहाँ पे, वो जस्ट पास में होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, वो कहाँ पे होगा, वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, देखिए एक साइड थी 10 मीटर की, तो 40 सेकेंड में वो पूरा 4 साइड कवर कर रहा है, तो 40 × 1 40 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब स्पीड की बात अगर हम करें तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल 40 मीटर कवर कर रहा है, टाइम कितने में, 40 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड। अब टोटल टाइम गिवन इन द क्वेश्चन कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट को अगर हम देखें तो 60 + 60 लिख सकते हैं, 2 मिनट है ना, 1 मिनट प्लस दूसरा मिनट और प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो आ गया 140 सेकेंड हमारे पास। ठीक है, सिंस ही कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड इन 40 सेकेंड, सो ही विल कंप्लीट 3 राउंड्स इन 120 सेकेंड्स। अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में कवर कर रहा है तो अगले 40 सेकेंड में भी कवर करेगा, फिर अगले 47 में फिर तीसरा राउंड कवर करेगा। तो
40 + 40 + 40 आपका 120 होता है। तो 120 सेकंड में तो उसने क्या किया, 3 राउंड कवर कर लिए, जहाँ से चला था वहीं पे आ गया 120 सेकंड में। लेकिन हमसे 120 सेकंड तो दिया नहीं है, हमें कितना दिया है, 140 सेकंड दिया है। तो 20 सेकंड अभी वो और चलेगा, उसका बचा हुआ है ना, अभी तो 120 सेकंड में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब वो क्या करेगा, 2 मिनट तक तो हो गया, 2 मिनट 20 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 20 सेकंड में कुछ डिस्टेंस और कवर करेगा, तो हमारा टोटल 140 मीटर होगा। अब 220 मीटर में कितना कवर करेगा, 20 मीटर आपको पता है 10 मीटर इसकी एक साइड है स्क्वायर की, तो 10 मीटर दूसरी साइड होगी, मतलब 20 मीटर वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मतलब वो ए से सी पोजीशन पे पहुँच गया 20 मीटर कवर करते हुए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस जो दूरी होती है, ठीक है। तो हम ये 10 + 10 20 नहीं बोल सकते कि लास्टली वो 20 मीटर दूर था अपनी इनिशियल पोजीशन से, नहीं बेटा, ये आपको गलत हो जाएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी पड़ेगी, मतलब हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप लगा देंगे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 10√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आपका आंसर आ गया 14.14 मीटर। मतलब ए से सी की डिस्टेंस जो है वो है 14.14 मीटर, जो कि फार्मर ने कवर करी है, ठीक है। फार्मर ने एक्चुअली डिस्टेंस कवर नहीं करी है, फार्मर जो है वो इतना डिस्प्लेस हुआ है 140 सेकंड के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो बेटा अगर अभी उतनी देर से हम लोग ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, तो मतलब ए पार्ट तो गलत हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस का ज़्यादा हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम तो हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोनों ही आपके ऑप्शंस गलत थे, बोथ ए वेल एज बी आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लोग स्पीड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी इसी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो स्पीड देखते हैं, स्पीड क्या होता है। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, कि एक कोई बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस उसकी चेंज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। या दूसरी अगर डेफिनेशन देखें तो स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसी को अगर फॉर्मूले के टर्म में देखें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, आपको पता भी हो गया वाला फॉर्मूला, ठीक है। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर डिस्टेंस एस ट्रैवल कर रहा है टाइम टी में कोई बॉडी है, देन इस स्पीड v इज़ गिवन बाई v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर हमने डिस्टेंस को s माना है और टाइम को t माना है, स्पीड को v माना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ये सिर्फ नोटेशन है बेटा, आपने इससे पहले पढ़ा होगा s इक्वल्स टू डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी आप नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अलग नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्पीड की क्या क्या होती हैं। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज़ आइदर पॉजिटिव ज़ीरो और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। देखिए बेटा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगी, फिर आप धीमे करके ज़ीरो पे आ जाओगे, अब ज़ीरो से वापस नहीं जा सकते हो, स्पीड आपकी वापस नहीं जा सकती, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकती कभी भी। स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज़ मेजर्ड बाय अ स्पीडोमीटर, आपके जो बाइक में आगे लगा हुआ होता है वो स्पीडोमीटर होता है, जिससे आप स्पीड को मेज़र कर सकते हो, स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड इज़ मेजर्ड इन स्पीड, अगर CGS सिस्टम में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और SI यूनिट की बात करें तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और एक और आपका होता है kmph, किलोमीटर पर आवर, जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं जब भी हम डिस्टेंस और टाइम को इन्वॉल्व करते हैं कहीं भी, ठीक है।
तो ये स्पीड के बारे में हो गया। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही तो पढ़ना है हमें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा हमें। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी के पास तभी यूनिफॉर्म स्पीड होगी इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। देखिए इंटरवल से तो मतलब नहीं है, इंटरवल कितने भी आप स्मॉल ले लीजिए, कितने भी बड़े ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। वो यूनिफॉर्म फिर भी होगी, तो मतलब किस चीज़ से है कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, तो बेटा समझिए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर आप जो हो अपनी बाइक से निकलते हो सपोज़ करो, और आप क्या करते हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या है कि आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया एक आवर में, ठीक है, एक घंटे में आप 40 किलोमीटर चले हो। फिर आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट भी स्पीड कंटिन्यू सेम रखे हुए हो, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब सेम हो गया। तो आप नेक्स्ट आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर रखे हो, तो आपने नेक्स्ट आवर में भी क्या किया, नेक्स्ट एक घंटे में भी आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर तीसरे घंटे की बात करूं, तीसरा घंटा वहाँ भी आपने 40 ट्रैवल किया। तो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, सारी डिस्टेंस आपकी 40 किलोमीटर हैं, कितने टाइम इंटरवल में, एक एक आवर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो बेटा बिल्कुल सिमिलर होता है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, बस एक वर्ड का चेंज हो जाता है। देखिए अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। बस यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो गया और कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए वही पूरा इस यूनिफॉर्म स्पीड वाला ही हमने डेफिनेशन यूज़ करी है, तो मतलब भी इसका वही होता है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़िए चाहे यूनिफॉर्म मोशन पढ़िए। तो अब बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की। वेरिएबल मतलब आप स्पीड को वेरी करा रहे हो, चेंज करा रहे हो। तो आप कहोगे आपको यहाँ से खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी क्या कर रहे थे आप, पहले आवर में आपने 40 किलोमीटर पर आवर रखा था, सेकेंड आवर में आपने कितना रखा, मान लीजिए आपने 50 कर दिया या 30 कर दिया। अगर स्पीड को आपने चेंज करा दिया तो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल स्पीड हो जाएगा। डेफिनेशन देखिए, अगर बिल्कुल ज़रा सा एक वर्ड चेंज होगा यहाँ पे बस, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे सिर्फ एक जगह अनइक्वल हो रहा है, ना कि दूसरी जगह। अभी जो टाइम के इंटरवल ले रहे हैं वो हम अब भी इक्वल ही लेंगे। अगर एक एक घंटे के इंटरवल पे हम पहले देख रहे थे, तो अब भी हम एक एक घंटे के ही इंटरवल पे देखेंगे कि पहले घंटे में उसकी कितनी स्पीड थी, दूसरे घंटे में उसकी कितनी स्पीड थी। और अगर आप जल्दी जल्दी स्पीड चेंज कर रहे हो तो हम टाइम इंटरवल उतना छोटा करते चले जाएंगे, आधा घंटा कर देंगे, 10-10 मिनट के टाइम इंटरवल पे देखेंगे कि पहले 10 मिनट में आपकी क्या स्पीड थी, अगले 10 मिनट में आपने कितनी स्पीड गेन करी या लूज़ करी। तो इस तरीके से अगर आप स्पीड में चेंज कर रहे हो, वेरिएबल स्पीड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका इस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होता है। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जगह अनइक्वल हुआ है, दोनों जगह अनइक्वल नहीं हुआ है, दूसरी जगह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही रहा है। तो आपको समझ में आ गए होंगे चारों पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड बेटा बहुत ही ईजी होता है कि अगर आप हर बार स्पीड चेंज कर रहे हो, कभी ज़्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, या आप जा रहे हो, आप जैसे कि मान लो एक एक ए प्लेस से बी प्लेस पे जाते हो, तो ज़रूरी थोड़ा ना एक कांस्टेंट रोड आपको सीधी रोड मिलेगी। आपने बाइक जितनी स्पीड से स्टार्ट करी है, रोड को भी जाके सीधे उतनी स्पीड पे है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं, बीच में मार्केट पड़ेंगे, टर्न्स पड़ेंगे जिसमें आपको कभी धीमे करना पड़ेगा, फिर हाईवे आएगा तो आपको तेज़ करना पड़ेगा स्पीड। तो आप स्पीड क्या कराते हो, वेरी कराते हो। अब मैं पूछूं आपकी एक एवरेज स्पीड कितनी थी, तो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, और आपको टोटल जाने में टाइम कितना लगा है। अगर आप टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को डिवाइड करा देंगे तो आपकी एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है,
अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। लेट अ कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर। पहले उसने 25 किलोमीटर को कवर किया 1 आवर में। नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन हाफ आवर। फिर क्या हुआ समझ लेते हैं, हाईवे आ गया तो उसने 35 किलोमीटर हाफ आवर में ही कवर कर लिया। एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। फिर से वो कहीं अंदर चली गई शहर के अंदर, तो क्या हुआ 30 किलोमीटर फिर से 1 आवर में उसने कवर किया। देन द एवरेज स्पीड इज़, कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड इसकी? तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस टोटल कितनी है? पहले 25 थी, फिर 35 और फिर 30। हम तीनों को ऐड करा देंगे। फिर टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना कितना लगा? 1 आवर, हाफ आवर और फिर से 1 आवर। टाइम भी हमने टोटल ऐड करा दिया। तो फिर ऊपर टोटल ऐड करके नीचे टोटल टाइम से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसा कि नाम से ही पता है इंस्टेंटेनियस लगा है, तो अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक आ जाएगा इंस्टेंट। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि आपकी वेरिएबल स्पीड है, लेकिन मैंने कहा कि 1.5 घंटे के बाद बताइए। आपने देखिए 1 घंटा ट्रैवल किया, फिर आधा घंटा ट्रैवल किया, फिर 1 घंटा ट्रैवल किया, तो टोटल आपने यहाँ पे 2.5 घंटे ट्रैवल किया। अब 2.5 घंटे के बीच में मैं कोई पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1.5 घंटे के बाद पूछ रहा हूँ आपसे, 1.5 घंटे के बाद अपनी स्पीड बताइए आपकी कितनी थी। तब वहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? एक इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा हूँ। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। अब इस सिमिलरली वेलोसिटी की बात कर लें, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है स्पीड से, वही सारी डेफिनेशंस होंगी, ज़रा सा चेंज होगा। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में बताऊंगा, समझिएगा। velocity is defined as the time rate of change of displacement of the body। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे बस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्यों आ गई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी वेलोसिटी, जबकि स्पीड हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी की दूसरी डेफिनेशन क्या है? इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन लगा देते हैं, डिस्टेंस आप कहेंगे सर डिस्टेंस है, ठीक है डिस्टेंस है, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन लगाएंगे, ये आपको स्पीड में नहीं मिलेगा क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस, वही सेम फॉर्मूला है, वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। नोटेशन का आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी कैन आइदर भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपकी नेगेटिव में हो सकती है। डायरेक्शन आप या तो प्लस में रिप्रेजेंट कर सकते हो नेगेटिव में, तो डायरेक्शन की वजह से आपकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज बाय चेंज। अच्छा, स्पीड को चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, या तो उसकी स्पीड बढ़ा दो या घटा दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड के साथ साथ स्पीड से वेलोसिटी तो चेंज होगी, साथ ही साथ अगर हम डायरेक्शन भी चेंज करा दें तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तब भी उसकी वेलोसिटी हम चेंज करा सकते हैं। वेलोसिटी इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सेम यूनिट होंगी वेलोसिटी की भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है वेलोसिटी में। वही डेफिनेशंस देख लेते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। बिल्कुल एक एक वर्ड का फ़र्क आएगा दोनों में। क्या हो जाएगा? अ बॉडी इज सैड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स। देखिए यहाँ पे इन अ स्ट्रेट लाइन और ऐड करा दिया गया, ठीक है, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। देखिए पूरी डेफिनेशन यहाँ से वही है इन स्ट्रेट लाइन के बाद से, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही आपने पढ़ा था। बस यहाँ पे डायरेक्शन के चक्कर में एक लाइन इन्वॉल्व हुई है, इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। बाकी पूरा आपका वही है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में ही आपकी सिर्फ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। नोट देखते हैं क्या है। नो एफर्ट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी
के लिए हमें कोई भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है मूव कराने के लिए, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वैसे ही चलती रहती है, ये कह रहा है। ये कब होता है? अगर उस पर कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। इन सब एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी बॉल है, अगर आपकी अर्थ से बाहर है, जिस पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, स्पेस में है, तो क्या होगा? बॉल पे अगर आप एक बार फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी बॉल। आपको जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए नहीं लगाएंगे तब तक वो हमेशा चलती ही रहेगी। वेरिएबल वेलोसिटी देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट स्पीड और दिस डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम। अगर टाइम के साथ स्पीड या डायरेक्शन उसके चेंज हो रहे हैं, कोई भी स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो जाती है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी? वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? when a body moves with variable velocity, the average velocity of the body is the ratio of the total displacement covered by it to the total time taken। ठीक है, रेशियो हो सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे बेटा दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो जो अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था कि ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, फाइनल को v से, और 2 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब वही हो गया कि इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक इंस्टेंट पे। बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस 2 या 4 नंबर 2 या 4 मार्क्स में आ जाता है। ये देखते हैं क्या क्या होते हैं। बहुत ही इजी वही हम लिख सकते हैं क्या क्या। स्पीड इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमने पहले पॉइंट में तो डेफिनेशन को ही डिफाइन कर दिया। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। स्पीड में कहीं भी डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन ऑफ द मोशन होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड of the body can be positive और ज़ीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है। क्यों नेगेटिव हो सकती है? मैंने अभी बताया था, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो। एवरेज स्पीड कभी भी बॉडी की ज़ीरो नहीं हो सकती है, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो अगर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पुट करेंगे आप, तो आपकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। अभी हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और इसके साथ ही देखेंगे अगर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन या एग्जांपल्स होंगे तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ में आई है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।